how are you all? I hope fit and fine, and I hope you all have enjoyed the live session. English class live session में समझ में आया सब? I hope you all have understood. But again, as we promised you all, we will all provide you the recorded version of the live session. Even though this is the recorded version of the live session we did in the morning. So again, this is your state board topic. So once again, you all know me, nice. So I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your English class. So students, in the morning, we have discussed the poetry. Again, I am here with the same topic, that is the poetry. लेकिन उससे पहले the most lively English class. तो English class में आने के लिए rules पता है आपको? क्या rules है? A smile on your face and the total enthusiastic feeling. एकदम energetic feeling. बिल्कुल भी burden नहीं लेना है. See, you don't have to become like this. ऐसा नहीं चाहिए. मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी बैठते समय you must have a smile on your face and you must have that energetic, that vibrant mood to grasp what I am teaching, to take what I am delivering you. तो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, रूल सेम है. एकदम चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए और एकदम माइंड फ्रेश रहना चाहिए, मूड फ्रेश रहना चाहिए. और बिल्कुल भी घड़ी तो बिल्कुल नहीं देखना मेरी क्लास में कि यार मैम टाइम हो गया, लेक्चर खत्म होना चाहिए. नो, इन माई क्लास नोबडी इज अलाउड टू लुक एट द वॉच. बिल्कुल भी नहीं. यू मस्ट पे अटेंशन to what I am teaching you, and you must not distract yourself with the time foundation. Okay, तो let's begin. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरी क्लास में. The class of 2021 must be like this. तो you all must be like this कि स्कूल जा रहे हैं तो बर्डन लेकर नहीं जा रहे हैं, एक एनर्जी फीलिंग लेके जा रहे हैं, एक मूड, फ्रेश मूड से जा रहे हैं कि आज तो जो भी पढ़ना है बिल्कुल वो लाइफ टाइम याद रहना चाहिए. दिस शुड बी द स्पिरिट. तो इन द हाई स्पिरिट अगेन यू ऑल आर वेलकम टू द क्लास ऑफ 2021. तो अगर आप ऐसे हैं तो बुक्स विल बी योर फ्रेंड्स. माइंड दिस, बुक्स विल बी योर फ्रेंड्स एंड यू विल एंजॉय विद द बुक्स. यस, you will enjoy with the books, especially in my class. This is my promise to you. Now, अगर books की बात हो गई है तो books के बाद see. Today I am going to begin the 11th textbook syllabus, and mind this. This is your state board textbook. As you all be giving your board exams in 2023, तो state board का जो syllabus है वो हम अभी से start करें. Some of you were having the confusion कि मैम स्टेट बोर्ड की बुक कौन सी है. तो स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो ये है. दिस इज easily available near the bookshops, near by you. तो आप कहीं से भी ये बुक परचेज कर सकते हैं. दिस इज द टेक्स्ट बुक which is introduced by state government for the 11th standard students. Clear? तो ये बुक समझ में आ रही है, ये वाली बुक आप खरीद लीजिए. अब इस बुक में see, in this book there are 4 sections in which the first section is prose. Prose means stories, articles, chapters. Clear? The next section is poetry. The third section is drama, in which you will study novels. Novel पढ़े हमने? Yes, हमने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी है, हमने 2 स्टेट्स मूवी देखी है. देखी है? अर्जुन कपूर स्टारर, आलिया भट्ट स्टारर मूवी देखी है हमने 2 स्टेट्स. अब 2 स्टेट्स अगर आपने मूवी देखी है बच्चा, तो 2 स्टेट्स मूवी इज बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवल रिटन बाय चेतन भगत. ओके, चेतन भगत का नाम सुना? ही इज अ नॉवलिस्ट, ही इज अ राइटर. हमने 3 इडियट्स देखी है. 3 इडियट्स अगेन बेस्ड ऑन द नॉवल 5 point something written by चेतन भगत. तो ये जो नॉवेल्स पे आपने मूवीज देखी हैं, ऐसे ही नॉवेल्स आप पढ़ेंगे ड्रामा सेक्शन में. माइंड दिस,
ड्रामा सेक्शन में आप जो भी नॉवल पढ़ेंगे वो नॉवल के कैरेक्टर्स आपकी आंखों के सामने दिखेंगे आपको। दिस इज माय एश्योरेंस टू यू कि हम नॉवल बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे। नॉवल जब पढ़ेंगे तो वो कैरेक्टर्स आपको अपनी आंखों के सामने एज अ मूवी दिखेंगे। कैरेक्टर्स विल बी प्लेइंग रोल इन फ्रंट ऑफ यू जब हम क्लास में नॉवल करेंगे, और वो नॉवल का हर एक डायलॉग, हर एक सीन आपके दिमाग में एकदम स्टोर रहेगा, सो दैट व्हेनेवर द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम बेस्ड ऑन द नॉवल रिगार्डिंग द कैरेक्टर स्केच, रिगार्डिंग द सीन, रिगार्डिंग द थीम, आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद उस नॉवल के एज अ कैरेक्टर पार्ट प्ले करेंगे, तो आप खुद लिखेंगे आंसर्स। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एंड यू नो द रूल ऑफ माई इंग्लिश क्लास, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझ के खुद लिखना है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल। ना व्हाट इज दिस राइटिंग स्किल? राइटिंग स्किल में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन, आप पढ़ेंगे लेटर्स, आप पढ़ेंगे ब्लॉग राइटिंग, आप पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप पढ़ेंगे न्यूज़ रिपोर्ट। तो ये सब जो भी आर्टिकल्स हैं ये आप पढ़ेंगे राइटिंग स्किल में। ओके, तो गॉट द सिलेबस ऑफ द टेक्स्ट बुक, लेट्स बिगिन नाउ। तो टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज पोएट्री। पोएट्री जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप समझेंगे और जिसके ऊपर देन यू विल आंसर द क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पोएट्री। और इस बार की जो पोएट्री सेक्शन है ना बेटा, आपने अभी तक जो नहीं किया वो अब होगा। दिस ईयर इन द एग्जामिनेशन यू विल बिकम पोएट। यस, कमर कस लो, शायर बनने का टाइम आ गया है। यस, पोएट बनना है, पोएट बनना है तो पोएट्री लिखनी है। अब पोएट्री लिखनी है तो वर्ड्स तो दिमाग में होना चाहिए कि पोएट्री कैसे लिखेंगे। पोएट्री लिखने के लिए राइमिंग स्कीम होनी चाहिए, रिदम होना चाहिए, राइमिंग वर्ड्स होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपको खुद की लाइंस क्रिएट करके एक पोएट्री लिखनी रहेगी, और बोनस आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इन द एग्जाम। तो शायर बनने के लिए, एक कवि बनने के लिए रेडी हो जाएं, बिकॉज एग्जाम में अब पोएट्री लिखनी है। ओके, तो लेट्स चेक आउट कि पोएट्री में क्या है आगे। सी, पोएट्री लिखनी है और क्लास में खड़े होकर मुझे सुनानी भी है। सिर्फ लिखना नहीं है, आपको स्पोकन इंग्लिश भी आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो वो आप क्लास में अपनी लिखी हुई पोएट्री मुझे सुनाएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन अबाउट द पोएट्री एंड द फर्स्ट टॉपिक, the first poetry, that is 2.1. the first poetry is cherry tree. खाई है कभी किसी ने चेरी? चेरी का पेड़ देखा है किसी ने, या चेरी खाई है आपने, टेस्ट की है? आजकल तो सीजन है चेरी का, मुंह में पानी आया, आना भी चाहिए। तो चेरी ट्री के बारे में लेट्स स्टडी अबाउट द चेरी ट्री। लेकिन उससे पहले सी दिस इडियम, What does this idiom mean? Hit the books. बहुत लोगों ने मुझे लाइव सेशन में करेक्ट आंसर भी दिया है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू द मीनिंग। हिट द बुक्स मीन्स जस्ट ट्राई टू बिगिन वर्क हार्ड। आप बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, हथौड़ा बथौड़ा लेके, टू बिगिन टू स्टडी हार्ड। तो टू हिट द बुक्स मीन्स आज तो ये सारा सिलेबस कंप्लीट करके ही उठूंगा, बिल्कुल नहीं थकने वाला मैं। आज मैम ने जो पोएट्री समझाई है मैं बिल्कुल समझ के ही उठूंगा, जो होमवर्क मिला है वो करके ही उठूंगा। ओके, तो याद रहेगा ये इडियम, टू हिट द बुक्स मीन्स टू बिगिन टू वर्क हार्ड। ओके, सो ऑन दिस नोट let's begin the poetry, and that is Cherry Tree, written by Ruskin Bond, a very famous poet who has written a lot of good piece of writing. ओके, तो रस्किन बॉन्ड के थ्रू ये पोइट्री लिखी गई है। एंड जस्ट आई एम गिविंग यू अ सीन। पोइट्री बिगिन करने से पहले जस्ट विजुअलाइज वन सीन सो दैट यू कैन फील ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द पोइट्री। सिर्फ समझना नहीं है, हार्टली फील करना है। ओके, तो द सीन इज लाइक दिस कि एक छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, और उसने एक छोटा सा चेरी का सीड, बीज, अपने घर के गार्डन में घास में बोया है। अब
क्यों बोया है? बिकॉज उसकी एक इच्छा थी, उसकी एक विश थी कि उसके खुद का एक पेड़ होना चाहिए। बस यही थॉट को लेकर उसने वो चेरी सीड वहाँ प्लांट कर दिया। अब चेरी सीड प्लांट कर दिया, अब वी नो जो छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, उनमें पेशेंस नहीं होता, हर थोड़ी देर में वो रिएक्ट करते हैं। तो वो भी वही करता था, चेरी सीड उसने ग्रास में सो तो कर दिया, लेकिन हर थोड़ी देर में वो जाके देखता था कि वो पेड़ बन गया क्या। अब आप ही बताओ, क्या पेड़ इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं? नो, ट्रीज टेक देयर ओन टाइम टू ग्रो एज वी ह्यूमन बीइंग्स टेक आवर ओन टाइम टू ग्रो। तो वही हुआ, उसने वो जैसे ही चेरी का सीड वहां बोया, वो डेली उसको पानी देता था। एक काम वो जरूर करता था जो उसके स्केड्यूल में फिक्स था कि डेली ही जस्ट वेंट देयर एंड वाटर्ड द प्लांट एंड ही वेटेड, और इंतजार करता था कब ये पेड़ बड़ा होगा और कब वो बोल पाएगा, कब अपने दोस्तों को बता पाएगा कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा खुद का पेड़ है जिसे मैंने ग्रो किया है। बस ऑन दिस नोट ओनली द होल पोएट्री इज देयर कि क्या उसका वो पेड़ बड़ा हुआ, क्या उसकी मेहनत रंग लाई, क्या उसने अपने मिशन को अकम्प्लिश किया ऑफ हैविंग अ चेरी ट्री ऑफ हिज ओन। तो लेट्स बिगिन the poetry and get the answers of all these questions. So let's check out. So let's begin cherry tree poetry. लेकिन उससे पहले this is for you all. इतनी सारी चेरीज हैं, सब खत्म करनी है, और जिनके पास नहीं पहुंचेगी आज ही मार्केट से जाके चेरी लेके आनी है और चेरी इंजॉय करनी है, तभी जाके चेरी ट्री पोएट्री याद रहेगी। ओके, तो लेट्स बिगिन चेरी ट्री पोएट्री बाय रस्किन बॉर्न। एंड उससे पहले, अब जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा बेस्ड ऑन द पोएट्री, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अ जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द पोएट्री। अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, और क्वेश्चन क्या है बेटा? सी, trees are revered because, now first of all what do you mean by revered? Revered means respected. Now why trees are respected? आपको उसके reasons लिखने हैं। First reason they have given, they give us joy. Joy means happiness. आपको इसके बाद 4 reasons लिखने हैं for 2 marks. तो 2 marks के लिए आपको 4 reason लिखने हैं कि हम क्यों respect करते हैं trees की। क्यों करते हैं? Because trees are our life support. They give us oxygen. They give us food. They give us medicine. They give us shelter. They give us wood. They help in soil erosion. They help in rain management. तो ये they help in keeping the environment clean. Clear? तो ये सारे points आपको यहाँ लिखने हैं। Mind this, you only have to write 4 points for 2 marks. तो आपको 1, 2, 3, 4 just write your own points in your register ताकि आप खुद अपना आंसर लिख पाएं। रटे रटाए आंसर पे नहीं जाना है। आपको क्वेश्चन समझ गया, जनरल थीम पे क्वेश्चन है, राइट योर ओन आंसर, बट माइंड दिस 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स कंपल्सरीली लिखने हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा, 2 मार्क्स मिल गए। पोइट्री शुरू करने से पहले ही 2 मार्क्स मिल गए हैं। यस, दिस इज द डील। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द पोइट्री एंड द फर्स्ट स्टांजा of poetry says, now one more thing, in the poetry we use the word stanza. Paragraphs are in prose, तो poetry में क्या use करते हैं? stanza. Okay, now the first stanza says, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. 8 साल बीत गए हैं जब से, since means जब से मैंने वो चेरी का बीज घास में बोया था। क्लियर? सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन, कितना टाइम हो गया? 8 years। सोचो, वो बच्चा 8 years से वेट कर रहा है फॉर दैट सीड टू बिकम अ ट्री। सच अ बिग टाइम ड्यूरेशन। ओके, मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड, एंड वॉटेड इट वंस एंड वेंट टू बेड। बस उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि मेरे खुद का एक पेड़ होना चाहिए। यही सोचकर वो डेली उस छोटे से सीड को डेली वाटर करता था, वाटर्ड द प्लांट एंड वेंट टू बेड, और रात को सो जाता था ये सोच के कि सुबह ये पेड़ बन जाएगा। होगा ऐसे? क्या रात को हम पानी देंगे और सुबह पेड़ बनेगा? नो। लेकिन वो बच्चा है यार, वो तो सोच सकता है ना
तो उसने भी यही सोचा, राइट, कि मैं डेली इसको पानी देता हूँ तो ये पेड़ बन जाएगा, और बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आप कोई भी काम पूरी ईमानदारी से करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेसफुल। ओके, तो दीज लाइन्स, मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आई सेड एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। क्लियर, समझ में आ गई है? नाउ सी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पोएट्री की लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज लाइंस आर हियर, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जो भी लाइंस दी हैं आपको उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। सी, क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन सेज द थॉट विच प्रॉम्प्टेड द पोएट टू प्लांट अ चेरी सीड। क्या सोच के उसने वो चेरी सीड को प्लांट किया था? क्या सोच के? ये लाइन में आंसर है बस। क्या सोच के? सी, बिकॉज द पोएट वॉन्ट टू हैव अ ट्री ऑफ हिज ओन, ऐसा आंसर लिखेंगे यहाँ पर। सेम टू सेम लाइन कॉपी नहीं करेंगे। HSC बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो तो यू मस्ट कंस्ट्रक्ट अ लाइन एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, द थॉट विच प्रॉम्प्टेड द पोएट टू प्लांट द चेरी सीड was because the poet wanted a tree of his own. The poet wanted a tree of his own. This thought prompted him to just sow the cherry seed. Done. ये हो जाएगा आंसर। Now see. And forgot, but cherries have a way of growing. अब and watered it once and forgot, but cherries have a way of growing. अब डेली वो बच्चा पानी देता था उस पौधे में, और उसको लगता था ये जितना जल्दी मैं पानी दूंगा उतना जल्दी बड़ा हो जाएगा। बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग हैज हिज ओन वे ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, तो ट्रीज ऑल्सो हैज देयर ओन वे ऑफ ग्रोइंग, और ट्रीज में भी हर पर्टिकुलर ट्री टेक देयर ओन टाइम टू ग्रो। तो यहाँ पे पोएट वही बोल रहा है कि चेरी ट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ ग्रोइंग, वो अपने टाइम से ही बड़ा होगा, नो मैटर व्हाट। ओके, तो आगे देखो इसके। नाउ, एंड फॉरगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। सी, दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, कोई भी ध्यान नहीं रख रहा था उसका, बस वो बच्चा दिन में एक बार पानी जरूर देता था, और कोई ध्यान नहीं भी रख रहा था तो भी पेड़ वहां जरूर ग्रो होगा। Okay, so that is the theme कि in the forest area nobody goes and take care of the trees, but still in the forest the trees grow automatically. So that is the thing कि though no one's caring, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी चेरी ट्री अपने आप बड़ा होगा। Okay, now यहाँ तक समझ में आ गया? Now see. And suddenly that summer near the end of May I found a tree had come to stay. और एक दिन क्या देखा उसने? गर्मियों की धूप, मई मंथ की धूप, इतनी कड़कती धूप में उसने देखा कि एक छोटा सा प्लांट उग रहा है। जहां उसने सीड सो किया था वहां पर एक छोटा सा प्लांट उग रहा है। सी, छोटा सा प्लांट निकल के आ रहा है, एंड ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट कि ये, यस, आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे कि कब वो बीज से पेड़ निकलेगा। तो ही वाज वेरी 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 हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। Now come to this, just see this line. I found a tree had come to stay. Come to stay. अब किस किस के घर पेड़ रहने आते हैं? आते हैं किसी के घर पेड़ रहने? No, हमारे यहाँ फ्रेंड्स रहने आते हैं, रिलेटिव्स रहने आते हैं, गेस्ट रहने आते हैं। तो यहाँ पर उसने ये बोला है tree had come to stay. तो यहाँ पर the poet has given a human quality to a tree, and when this type of human qualities have been given to some non-living things or some other things rather than human, किसी जानवर को, किसी इंसेक्ट को, किसी को भी एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सी, personification is a poetic device where poet treats non-living things or other living things like humans. So poetic devices और figure of speech दोनों same होते हैं, तो don't get confused. If I'm using the term poetic device, that is also meant figure of speech. So here
figure of speech personification is used by the poet by giving a tree human quality of coming and staying at someone's home. Clear? याद रहेगी ये लाइन? समझ में आ गया? Okay. Now next. Now it was very small child. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass running wild. Now see. It was very small. क्या है ये very small? क्या है very small? A tree. Small tree, a young tree. 5 months child, 5 महीने का बच्चा. हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्री की. पोएट क्या बोल रहा है उसको? बच्चा, 5 months का बच्चा. क्या कभी आपने अपने पेड़ को किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस कराया है? ये मेरा 10 साल का पेड़ है, ये मेरा 50 साल का पेड़ है, ये मेरा 5 महीने का छोटा सा पौधा है. कभी इंट्रोड्यूस कराया है? नहीं. बट हम फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं. दिस इज माई यंगर ब्रदर, दिस इज माई एल्डर ब्रदर. तो जब हम ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो ह्यूमंस को एज के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, ट्रीज को नहीं. तो यहाँ पे अगेन पोएट इज गिविंग द ह्यूमन क्वालिटी of being small to a tree. So again, figure of speech personification is used in this line. Clear? Again, the poet is treating a tree like a human being, like a very small or a young child. तो again यहाँ पर personification. ठीक है. Now see, lost in the tall grass, running wild. अब देखो एक छोटा सा पौधा घास के बीचों बीच है. जस्ट इमेजिन एक छोटा सा 5 और 6 months का इन्फेंट चाइल्ड है और भीड़ के बीच में है, स्ट्रेंजर्स की भीड़ के बीच में है. व्हाट द चाइल्ड विल डू? द चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग. तो सेम वो जो छोटा सा पौधा है वो घास की भीड़ में खो गया है. वाइल्ड ग्रास है जो अपने आप ग्रो हो जाती है. पता है आपको गार्डन में आप कहीं भी पौधा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, गार्डन में जो ग्रास है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है. तो जहां उसने पौधा लगाया था उसके आसपास बहुत सारी घास ग्रो हो गई है. तो बेचारा छोटा सा पौधा ग्रास की भीड़ में खो गया है. सी, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. तो अगेन वो छोटा सा पौधा ग्रास की भीड़ में खो गया है. Clear? So I hope till here all the lines are clear to you. Again, I'll be here with the remaining part of the poetry, but still, if you have any of the doubt in any of the line, any of the word of the poetry, you can connect to me on my WhatsApp. But I hope आपको पोएट्री की पूरी लाइन्स, पूरे वर्ड समझ में आ गए होंगे and you have understood the figure of speech personification also. Don't worry, I'll teach you all the figure of speech, no matter alliteration, repetition, simile, metaphor, then personification, onomatopoeia, बहुत सारी figure of speech है that I will teach you. But this is my strategy कि जो लाइन आती जा रही है पोएट्री में उसके ऊपर अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट फिगर ऑफ स्पीच देयर ओनली. वहीं समझ लो ताकि बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, अंडरस्टूड? ऑल दिस फॉर टुडे. जस्ट हैव अ नाइस डे. थैंक यू.